जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav. And on today, December 11, I will discuss these topics from current affairs. आज के प्रीसिक्योर के सेशन में हम इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे. जो पहला टॉपिक होगा वो है मुनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर. मुनरो डॉक्ट्रिन, इसका प्रीलिम्स में क्या यूज है, एमसीक्यू कैसे बन सकता है, वो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ही. साथ ही साथ आप इसका यूज ना अपने जीएस पेपर 2 आईआर के आंसर्स में कर सकते हो. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. और डोनाल्ड ट्रम्प चाचा की वजह से ये फिर से न्यूज में है. जो लोग यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या एपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम इट. ठीक है. दूसरा टॉपिक होगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली के ऊपर. जीएस पेपर 1 में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये कई बार पूछा गया है और मेंस में भी इसका रेलेवेंस होता है. क्या रिसेंट डेवलपमेंट है इसको लेकर, वो हम डिस्कस करेंगे. थर्ड होगा इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका सिग्निफिकेंस, जीएस पेपर 3 मेंस में क्या काम आ सकता है, पेपर 1 में प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो रेलेवेंस चेक करेंगे. और उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है ना, इसको मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया है. आज फिर इसके हम अलग पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे. डब्ल्यूएचओ के सेकंड ग्लोबल समिट का पहला वाला हो चुका है. कहां हुआ है, अगर याद हो तो बताओ, नहीं तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा ही कि फर्स्ट डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां हुआ. और ये जो सेकंड ग्लोबल समिट हो रहा है ना ट्रेडिशनल मेडिसिन का, अब ट्रेडिशनल मेडिसिन से क्या समझते हो, एक सेकंड का पॉज लो और बताओ. आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये हुआ इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन. तो इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को अभी जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन का या फार्मास्यूटिकल का जो मार्केट है ना, उसके साथ अलाइन करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन की वैल्यू प्रेजेंट जनरेशन को और फ्यूचर जनरेशन को बताना, उसको प्रिजर्व करना, उसको ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें इस डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट की पार्ट होंगी. वो डिटेल्स हम देखेंगे. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक वुड बी चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर. इसके ऊपर कई हॉलीवुड में पिक्चरें बनी और करंट अफेयर्स में भी ये मेंशन रहता है. पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. आज हम इसको फिर से देखेंगे, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की डिटेल्स. फिर आपके पास होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन. ओके, नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक. तो जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है डोनाल्ड ट्रम्प चाचा के सिग्नल के ऊपर, जहां पे ट्रम्प चाचा क्या बोल रहे हैं, दैट द यूएसए वुड री एंटर इनटू मुनरो डॉक्ट्रिन. उन्होंने बोला कि साहब हम फिर से मुनरो डॉक्ट्रिन में जाने वाले हैं, जो कि अमेरिकन प्रीमिनेंस को दिखाता है. और फिर ट्रम्प चाचा बोल रहे हैं कि आई डू नॉट नो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूरोप टाइज. मुझे यूरोप के टाइज का फ्यूचर पता नहीं है, यूरोप के साथ अमेरिका के क्या रिलेशन होंगे. तो यहाँ इस न्यूज पेपर क्लिपिंग से ना एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जो मुनरो डॉक्ट्रिन है वो अमेरिका और यूरोप के बीच के रिलेशंस को सेव करने के लिए अडॉप्ट किया गया था. लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. पहले क्या पूछ रहा है मुनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर कि क्या मुनरो डॉक्ट्रिन के क्या क्या डिटेल्स हैं इसमें. अब ये तो जब तुम आगे समझोगे मुनरो डॉक्ट्रिन को तो समझ में आ ही जाएगा. फिर भी अगर देखो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने की सीखने की कोशिश की जाए ना, कि यूपीएससी में या एपीएससी प्रीलिम्स में या बाकी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में हम एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करें, और वो अभी भी एप्लीकेबल होता है. अपने लाइब्रेरी में आसपास बैठने वाले ज्ञानी लोगों से दूर रहें, या अपने गली मोहल्ले में चाय की दुकान पर बैठने वाले ज्ञानी लोगों से दूर रहें जो बोलते हैं कि अरे अब कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं होता है. उनको अपने लाइफ से एलिमिनेट कर दो और ये सारी चीजें ना सीख कर रखो, काम आएगा. देखो पहला स्टेटमेंट क्या है. इट डिक्लेयर्ड दैट द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाज क्लोज्ड टू एनी फ्यूचर कॉलोनाइजेशन बाय यूरोपियन पावर्स. मैंने तुम्हें न्यूज़पेपर का अभी सिर्फ क्लिपिंग दिखाया है जहां पर ट्रम्प चाचा सिग्नल कर रहे हैं दैट यूएसए वुड री एंटर इनटू मुनरो डॉक्ट्रिन. और यहां पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट डिक्लेयर्ड दैट द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाज क्लोज्ड टू एनी फ्यूचर कॉलोनाइजेशन बाय यूरोपियन पावर. तो तुम्हें लग नहीं रहा है कि दोनों चीजें एकदम एक तरफ ही इशारा कर रही हैं, एक ही तरफ इशारा कर रही हैं. बिल्कुल सही, एक ही तरफ इशारा कर रही हैं. मुनरो डॉक्ट्रिन ने ये बोला था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, जहां पर हमारा क्या पड़ रहा है, यूएसए पड़ रहा है, वो अब यूरोप के किसी भी फ्यूचर कॉलोनाइजेशन को लेकर बंद है. क्योंकि अमेरिका भी पहले यूरोपियन कॉलोनी थी गाइज ना, ब्रिटिश कॉलोनी थी, स्पेनिश कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी वहां पर. जैसे हम भारत को कॉलोनाइज करके ब्रिटिश ने रखा था, वैसा ही अमेरिका को भी रखा था. सो मुनरो डॉक्ट्रिन इस तरफ इशारा कर रहा था, ये हमें हिंट से समझ में आ गया. दूसरा, इट असर्टेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स रिजर्व द राइट टू इंटरवेन इन ऑल एग्जिस्टिंग यूरोपियन कॉलोनीज इन द अमेरिकास टू फैसिलिटेट देयर इंडिपेंडेंस. अब यहां पे एलिमिनेशन मेथड देखो एकदम इजीली अप्लाई होगा. आप इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है, इट असर्टेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स रिजर्व द राइट टू इंटरवेन इन ऑल एग्जिस्टिंग यूरोपियन कॉलोनीज. क्या यूनाइटेड स्टेट ऐसा कोई डॉक्ट्रिन अडॉप्ट करेगा जहां पर वो बोलेगा कि भाई हमारे पास राइट है कि हम इंटरवेन करेंगे दूसरी यूरोपियन कॉलोनीज में, अमेरिकाज में या बाकी जगहों पे. ऐसा ना इंटरवेंशन की पॉलिसी कोई भी क्लियरली स्पेल आउट करके नहीं बनाता है. हाँ, अमेरिका को इंटरवेन करना पसंद है, लेकिन क्लियरली डॉक्ट्रिन में नहीं बोला जाता है.
Statement 2 is wrong. Third, it stated that the United States would remain neutral. हाँ भाई क्यों नहीं, and not interfere in existing European internal affairs or war. Yes, ये too good to be true है. न्यूट्रल रहने का प्रॉमिस किया, हालांकि न्यूट्रल रहेंगे नहीं बट प्रॉमिस तो कर सकते हैं न्यूट्रल रहने का अमेरिकन. 1 and 3 आर करेक्ट. तो देखो ज्यादा कुछ जाने बिना ही थोड़े से इंफॉर्मेशन के साथ एक क्वेश्चन बना कि नहीं बना, कैसे नहीं अप्लाई हुआ एलिमिनेशन मेथड और कॉमन सेंस. दैट्स वाई वैसे ज्ञानी लोगों को, फर्जी ज्ञानी लोगों को एलिमिनेट करके पढ़ाई की काम की चीजें सीखिए. आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली सी. अब मुनरो डॉक्ट्रिन पर आते हैं. तो 1823 में यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो ने इसको आर्टिकुलेट किया था, इंटरप्रेट किया था. ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट था, जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट, चाहे वो नॉर्थ में हो या फिर साउथ में, जो भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नेशंस है, इंडिकेट किया गया था कि नाउ दे आर क्लोज फॉर एनी यूरोपियन फर्दर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, कि अब यहाँ पे कोई भी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पहले से अगर कोई यूरोपियन कॉलोनी है तो उसके लिए न्यूट्रलिटी अडॉप्ट की जाएगी, है ना, न्यूट्रलिटी अडॉप्ट की जाएगी. ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन इसका 1820 में कैसे ड्रॉ किया गया. 1820 में अमेरिकन ने क्या देखा कि जो यूरोपियंस है ना वो अपने कॉलोनीज को बढ़ा रहे हैं. जैसे भारत में कॉलोनाइजेशन और तेज कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कंट्रोल हो रहे थे और ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपने सिकंजे बढ़ाते जा रहा था. ये भी एक पॉइंट है. दूसरा, रशियन थ्रेट. रसिया भी अलास्कन टेरिटरी को एक्सटेंड करके, साउथवर्ड एक्सटेंड करके अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अपनी कॉलोनी बना सकता था, ऐसा डर था. हालांकि रसिया के इंटरनल हालात खराब हो रहे थे जार के वजह से. जार जो रसिया का राजा था, बट फिर भी थ्रेट था रशियन कॉलोनाइजेशन का. स्पेनिश थ्रेट, पहले से भी स्पेनिश की कॉलोनी थी अमेरिका में. एंड ब्रिटिश राइवलरी. ब्रिटिश और अमेरिकन की राइवलरी तो तुमको हॉलीवुड की पिक्चरों में भी दिखेगी. ये वही पुरानी राइवलरी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ये लोग साथ इसलिए आ गए थे क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. कॉमन एनिमी था हिटलर और जर्मनी. ठीक है. अब हम प्रेजेंट की बात करें तो जियो पॉलिटिकल फोकस एरिया प्रेजेंट में क्या होगा? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी होगी. इंडो पैसिफिक रीजन जो कि काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, अमेरिका भी यहाँ फोकस करेगा मोनरो डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग. वेस्टर्न हेमिस्फीयर स्पेशली एंड यूरोपियन स्केप्टिज्म. यूरोपियन स्केप्टिज्म देखो क्या होता है ना, हम अमेरिका की बात करते हैं और बाकी यूरोपियन नेशंस की बात करते हैं तो उनके बीच में ना एक एक पॉइंट है. क्या है? एक थ्रेड है नेटो का. बट ये जो नेटो वाला जो थ्रेड है ना, ये नेटो वाले थ्रेड में कई यूरोपियन नेशंस कई बार ऐसा फील करते हैं. इवन कई यूरोपियन नेशंस के लीडर्स ने ये स्टेटमेंट भी दिया है दैट अमेरिका इज ट्राइंग टू assert their power. America is trying to assert their view over the European nations. कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका उन पर भी दादागिरी कर रहा है. तो ये सब चीजों की वजह से ना अमेरिका और यूएसए के रिलेशंस, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस में खट्टे होते जा रहे हैं. सो ये यूरोपियन एस्केप्टिज्म भी मैटर करेगा. ओके. तो ये था आपका मुनरो डॉक्ट्रिन. इवोल्यूशन को एक बार फिर से मैंने पॉइंट बाय पॉइंट भी यहाँ पर बता रखा है, आप इसे मेंस के आंसर्स में भी यूज कर सकते हो. दूसरा रहा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली क्यों हम आज इसे देख रहे हैं? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने क्या बोला दैट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के 5 ईयर स्ट्रेटजी को के फंडिंग को लेकर भी डिबेट चल रहा है. अब इसे ऐसे समझिए, यूनाइटेड नेशंस के जो भी प्रोग्राम्स है ना, यहाँ पे काफी लार्ज, काफी ह्यूज अमाउंट में फंडिंग की जाती है और फंडिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेवलप्ड नेशंस पे. क्यों डेवलप्ड नेशंस पे? क्योंकि उनको बोला जाता है कि भैया तुमने पहले एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो इसलिए माइक तो ऑन है, हाँ, इसलिए अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? अब डेवलप्ड नेशंस की. वो डेवलपिंग नेशंस को या लिस्ट डेवलप्ड नेशंस को फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे, है ना. सॉरी, बट अमेरिका जैसे नेशंस या कई यूरोपियन नेशंस बोलते हैं कि ठीक है भाई, हमने डेवलपमेंट के नाम पर, हमने इनिशियली डेवलपमेंट के नाम पर जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचाया, पर ये जो डेवलपिंग नेशंस है ना, इनको हम फंडिंग तो देते हैं पर सॉरी ओके. तो डेवलप्ड नेशंस क्या बोलते हैं कि हम फंडिंग तो देते हैं पर ये डेवलपिंग नेशंस करप्शन की वजह से फ्री बाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके से उन सारे पैसों को बर्बाद कर देते हैं. दैट्स व्हाई कई बार डेवलप्ड नेशंस अब इन चीजों में फंडिंग देने से मना कर रहे होते हैं. डब्ल्यूएचओ में भी यूएसए ने अपने शेयर्स कम करने की, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की है. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में भी कोई वही डिबेट अभी चल रहा है. ठीक है. अब हम इसके डिटेल्स पर आते हैं. सो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है दैट यूएनईए इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द एनवायरनमेंट एंड मीट्स बाइनली. एकदम करेक्ट है. ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल बॉडी है. किसको लेकर? डिसीजन को लेकर. एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होने होते हैं उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और साल में 2 बार मिलती है. 2 साल में 1 बार मिलती है. अरे यार,
सॉरी, सेकेंड स्टेटमेंट, द मीडियम टर्म स्ट्रेटजी बीइंग नेगोशिएटेड एट UNES 7 जो कि नैरोबी में हो रहा है, एक्ट्स एज एन ऑपरेटिंग लाइसेंस फॉर अ 10 ईयर पीरियड। मीडियम टर्म स्ट्रेटजी ना गाइस 10 ईयर पीरियड नहीं, कितने ईयर पीरियड की हो रही है यूजुअली, कितने ईयर पीरियड की यूजुअली होती है 5 ईयर्स की। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। द UNEP was established in 1972. This is too good to be true। 10 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एंड इज वन ऑफ द फ्यू UN एजेंसीज हेडक्वार्टर इन द ग्लोबल साउथ। यस, ये ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ का डिफरेंस देखो सिंपली क्या है, जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं ना इनको ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है, ये वाले पार्ट, और ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग नेशंस है या लिस्ट डेवलप्ड नेशंस है उनको ग्लोबल साउथ कहकर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ का डिवीजन है। एनवायरमेंट की क्लासेस अभी स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में जिन बैचेज में चल रही है, आप वहां पर जाकर भी ना UNEA को या UNEP को रिवाइज कर सकते हो। और एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैंने कई स्टूडेंट्स को, कई एस्पिरेंट को कई बार एनवायरमेंट को या ज्योग्राफी को इग्नोर करते देखा है, या कभी हिस्ट्री को इग्नोर करते देखा है, और फिर उसके बाद जब वो प्रीलिम्स मेंस में अपीयर होते हैं या इंटरव्यू में अपीयर होते हैं ना, तो अपनी बेसिक्स हवा में रहती है उनकी। इसलिए अपने हर सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दो, ठीक है। नॉट करेक्ट यहाँ पे मैं तुम्हें ढूंढने बोला था, करेक्ट होता तो 1 and 3 आंसर चूज करते हैं, बट नॉट करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या होगा, C2 ओनली। चलिए, UNEA हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है पार्लियामेंट फॉर द एनवायरमेंट, क्योंकि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड लेवल पर एनवायरमेंट को लेकर। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पार्लियामेंट फॉर द एनवायरमेंट। बाइनली मिलती है, जो कि पार्लियामेंट जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज को इंटरनेशनल लेवल पर या लॉज को डेवलप करने का काम करता है। कोर एजेंडा बोले तो 7th मीटिंग जो नैरोबी में हो रही है वो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 2026 से 30 का ये जो 5 साल का पीरियड होगा ये डेवलप करने के लिए ये लोग मिल रहे हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन, इनको ना ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस बोला जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कर लो, 5 स्टार डाल लो यहां पर, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, कि हमारा जो प्लेनेट है ना अर्थ, उसके पास 3 मेन क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन। और ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कि भैया पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, होता है कि नहीं, इंटर रिलेटेड। इसको ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस बोलते हैं, है ना। 5 स्टार डाल लो, मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा। अब हम इस मीडियम टर्म स्ट्रेटजी की बात करें तो 5 साल के लिए मीडियम टर्म स्ट्रेटजी प्लान बनाया जा रहा है कि 2026 से 30 के बीच हम क्या क्या करेंगे। बट ग्लोबल रिफ्ट जो हो रहा है, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के बीच का जो डिफरेंस है, जहां पर वो फंडिंग क्राइसिस होने की बात हो रही है, इसके वजह से UNEA या फिर एनवायरमेंट को लेकर अगले 5 साल में क्या काम होगा उसका फ्यूचर बीच में है। क्या फंडिंग क्रंच होता है, UNEP को ना 20% रिडक्शन करना पड़ा है अपने रेगुलेटरी बजट का। क्यों भैया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स पेमेंट्स को रोक रहा है, जैसा मैंने अभी बताया। एनवायरमेंट फंडिंग जो है UNEP की, वो भी 11 से 12% तक कम हो चुकी है। और दूसरी तरफ इंडिया बोल रहा है स्पेसिफिक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू एलिवेट वाइल्ड फायर्स टू द ग्लोबल स्टेज सिमिलर टू ग्लेशियर प्रोटेक्शन। दूसरी तरफ भारत एक ड्राफ्ट प्रेजेंट कर रहा है वाइल्ड फायर्स को कंट्रोल करने के लिए ग्लेशियर प्रोटेक्शन की तरह। अब इंडिया जो प्रेजेंट करता है या डेवलपिंग नेशंस जब भी ऐसे ड्राफ्ट प्रेजेंट करते हैं, तो एक इंटेंशन तो बिल्कुल ऑन पेपर दिखता है कि इससे हम वाइल्ड फायर को कंट्रोल करेंगे या ग्लेशियल प्रोटेक्शन करेंगे, बट कहीं ना कहीं पैसे भी चाहते हैं डेवलप्ड नेशन से, और ये ना ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ के बीच की डिफरेंस को बढ़ा देता है। देखो, हम इंडियंस हैं, लेकिन हमें ये चीज समझना जरूरी है कि हमारे भारत सरकार के कई मंत्रालयों में ये चीज एक गलती है कि हम फंड मांगने तो पहुंच जाते हैं, पर उस फंड का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे UNEP के ये डिटेल्स मेंशन है, 1972 में किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ और हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी केनिया में, इसलिए इसको ग्लोबल साउथ में बोलते हैं कि इसका हेडक्वार्टर रिलेटेड है। कुछ की रिपोर्ट्स है UNEP के, जैसे ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट, है ना, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स भी UNEP पब्लिश करता है। UNEP के बारे में ज्यादा डिटेल्स में हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में पढ़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसको लेकर PIB में एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट आया, जहां पे कुछ डिटेल्स देखो। थीम यहां पर लिखा हुआ है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विज्ञान का यूज करके, साइंस का यूज करके समृद्धि या डेवलपमेंट करवाया जाएगा। The event will feature more than 150 technical thematic sessions across science, technology and innovation. बिल्कुल, it will spend 5 thematic focus area including biotechnology, space, AI and traditional knowledge integration. इन सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा, अलग अलग चीजों पे फोकस करके भारत को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है या समृद्ध बनाया जा सकता है, डेवलप बनाया जा सकता है साइंस के हेल्प से, वो इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का पर्पस होगा। कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहां पर, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 11th एडिशन जो है वो हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नहीं, हैदराबाद में हर चीज नहीं, हरियाणा में किया जाएगा, है ना। हरियाणा, एच फॉर हैदराबाद बट एच फॉर हरियाणा। हैदराबाद हो गया बिरयानी का शहर, निजाम का शहर,
और हरियाणा हो गया जाटों का सर, कि भाई समझ रहे हैं ना तू ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम। चलिए, सो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सेकंड, द फेस्टिवल इज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड विज्ञान भारती। यस करेक्ट, ये विज्ञान लिखा हुआ है, ऐसे ज्ञान लिखते हैं इंग्लिश में। Third, one of the key missions of IISF to bridge gap between scientific laboratories and society by integrating traditional knowledge with modern science। तुमको क्या लगता है ये स्टेटमेंट पढ़ के, पढ़ो एक बार कि ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक मेन एम है, वन ऑफ द मेन एम है कि साइंटिफिक लेबोरेटरी और सोसाइटी के बीच का जो गैप है ना, इस गैप को कम करना, इस गैप को फिल करना। बिल्कुल ऐसा थीम रखा जाएगा, बिल्कुल ऐसा मिशन रखा जाएगा, जिससे कि सोसाइटी के पास भी कई ऐसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं जिसको हम इमर्जिंग साइंटिफिक प्रैक्टिसेस के साथ मर्ज कर सके। बिल्कुल सही है, 2 and 3 आर करेक्ट, करेक्ट ही ढूंढना था, आंसर क्या होगा बी, 2 and 3 ओनली। सो 11th एडिशन हरियाणा पंचकुला में किया जाएगा। इसका नेचर है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ सोसाइटी के पास, समाज के पास जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं उनको साथ में कनेक्ट करके, राइट। थीमेटिक एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेडिशनल नॉलेज एज वेल, ट्रेडिशनल नॉलेज भी, ये सारे भी। सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, इट वुड हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंग द यूथ, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी का भी पार्ट है कि नहीं है ना। ग्लोबल लीडर, भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में प्लेस करना, अगर भारत का यूथ साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेगा देन ऑब्वियसली हम लोग ग्लोबल लीडर बनेंगे। नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग कैसा नेटवर्किंग, देखिए ऐसा, हमें कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, भारत कॉलेज की बात करते हैं, भारत गुरुकुल की बात करते हैं। तो ये कॉलेज हो गया और कॉलेज की लेबोरेटरी हो गई या फिर किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरी हो गई, और सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स, एनजीओज है ना, स्कूल्स, ये सब इससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक नेटवर्किंग का फॉर्मेशन हो रहा है, साइंटिफिक कोलेबोरेशन हो रहा है, एंड टैलेंट डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ये टैलेंट डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करेगा, ये सिग्निफिकेंस है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये 4 पॉइंट आप अपने मेंस के आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो आंसर लिखने में। द फोर्थ टॉपिक इज सेकंड डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है ये समझने की जरूरत है। तो देखो ट्रेडिशनल मेडिसिन, अच्छा एक स्लाइड में ऐड कर दूंगा अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, पहले सुन लो आप ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या हो गया। भारत के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, ये हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया। तो इन्हीं ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रेजेंट जनरेशन के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव बनाना, इनके यूज को लोगों तक, इनका जो सिग्निफिकेंस है उसको लोगों तक पहुंचाना, इसके यूज को सिंप्लीफाई करना, जहां कुछ भी रिसर्च की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है, उसको सपोर्ट करना, ये ही इस डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट का पर्पस है ट्रेडिशनल मेडिसिन का। और इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा बाकी देश भी पार्टिसिपेट करेंगे कि हम बाकी देशों के भी ट्रेडिशनल मेडिसिन से कुछ सीख सके, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है। द समिट इज बीइंग होस्टेड इन कोलैबोरेशन विद डब्ल्यूएचओ एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली एंड फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू नेशनल हेल्थ सिस्टम। यस इट इज करेक्ट। द थीम ऑफ द 2025 समिट इज ग्लोबलाइजिंग आयुर्वेद फ्रॉम एंशिएंट रूट्स टू मॉडर्न क्यूर्स। नहीं, इस बार ये थीम नहीं है, ग्लोबलाइजिंग आयुर्वेद नहीं, ये थीम पहले यूज किया जा चुका है। इस बार का थीम क्या है, रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। बैलेंस को रीस्टोर करना, कैसे बैलेंस को रीस्टोर करना, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन में या ट्रेडिशनल साइंस में वो क्वालिटीज हैं जो कि हेल्थ एंड वेलबींग को इंश्योर कर सके, इसको हम मॉडर्निटी के साथ कनेक्ट करेंगे और रीस्टोर करेंगे एक बैलेंस। कैसा बैलेंस रीस्टोर करेंगे कि जो हमारा डेवलपमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो या सोसाइटल डेवलपमेंट हो, वो भी चले, पर साथ ही साथ ह्यूमन वेल बीइंग भी मेंटेन रहे। दिस इज द थीम फॉर 2025 डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना, याद रखें इसको। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया इसके वजह से। Third, a side event at the summit will focus on ashwagandha, highlighting its adaptogenic and neuroprotective properties। बिल्कुल, अश्वगंधा एक बड़ा पावरफुल हर्ब है, ये भी इस इवेंट का एक मेन फोकस रहा, इसके प्रॉपर्टीज, इसके सिग्निफिकेंस को लोगों तक पहुंचाने का। सही है। फोर्थ, द फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन 2021 इन कोलंबो श्रीलंका। नो भैया, ये हेल्ड कहां पर किया गया था, गुजरात में। सो फोर्थ रॉन्ग हो गया। हमें करेक्ट ढूंढना था, कौन कौन से करेक्ट है, 1 and 3 ओनली, आंसर क्या होगा बी। इनकरेक्ट ढूंढना होता तो हम 2 and 4 यूज करते, पर हमें करेक्ट ढूंढना था, ठीक है। सो पहला अभी सेकंड वाला डब्ल्यूएचओ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिलकर भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कर रहा है, थीम हम देख चुके हैं। पार्टिसिपेंट ग्लोबल पार्टिसिपेशन होगा, 100 देशों के एक्सपर्ट्स आएंगे, हेल्थ मिनिस्टर्स आएंगे, बाकी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पहला समिट गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। की फोकस है इस बार अश्वगंधा,
अश्वगंधा जिसका ट्रेडिशनल जिसका साइंटिफिक नेम है विथेनिया सोमनीफेरा, जिसको इंडियन जिनसिंग के नाम से या विंटर चेरी के नाम से भी बुलाते हैं। ये विंटर चेरी वाला टर्म याद रखना, विंटर चेरी अश्वगंधा को बुलाते हैं। इसकी काफी बढ़िया प्रॉपर्टीज होती हैं अश्वगंधा। जैसे सपोज मान लो कि इफ यू आर फेसिंग फटीग, ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से, ज्यादा काम करने की वजह से, एथलीट्स भी या बाकी किसी भी वजह से इफ यू आर फेसिंग फटीग, देन आप अश्वगंधा हर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑब्वियसली अपने मेडिकल प्रोफेशनल से गाइडेंस लेकर ही उसका डोज सही रखना चाहिए। बाकी भी कई प्रॉपर्टीज होती है अश्वगंधा में, जिसके वजह से ये एक टाइप का ना बड़ा पॉपुलर आयुर्वेदिक हर्ब माना जाता है अश्वगंधा। ठीक है। डब्ल्यूएचओ के ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी गुजरात जामनगर में लोकेटेड है। जामनगर का मेरा एक दोस्त था, आज याद आ गया। सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्लोबल मेडिसिन सेंटर का? इट इज द फर्स्ट एंड द ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओनली है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी को और स्टेट पीसीएस को बहुत प्यारा है। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 2022 में, मतलब यहां से भी एक प्रीलिम्स का एमसीक्यू निकल सकता है ना। प्रीलिम्स का एमसीक्यू यहां से भी एक प्रिपेयर हो सकता है। अब हम आते हैं फिफ्थ टॉपिक पर, जो था चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर से रिलेटेड। आज हम चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर में एक प्रोटेक्टिव शील्ड नया इंक्लूड किया गया है, उसकी बात करेंगे। ये है प्रोटेक्टिव शील्ड, यहाँ पिक्चर देख सकते हो। ये चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट्स है, उसके ऊपर ये जो ये कवर है ना, इसको हम बोलते हैं वो प्रोटेक्टिव शील्ड। यही वो प्रोटेक्टिव शील्ड है, स्टील का बना हुआ। डिटेल्स देखेंगे कैसे काम करता है। पहला स्टेटमेंट, द चेरनोबिल डिजास्टर विच अकर्ड इन 1986 is the only nuclear accident ever rated at level 7 on international nuclear event scale. एक्चुअली कुछ सालों के लिए ऐसा इकलौता न्यूक्लियर एक्सीडेंट था जो लेवल 7 पे हुआ था। लेवल 7 काफी डिजास्टर्स होता है, न्यूक्लियर डिजास्टर। लेकिन फिर बाद में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट पे जो डिजास्टर हुआ ना, वो सेकंड बन गया। सो अभी अगर हम बात करें 2025 तक, तो वी हैव 2 सच न्यूक्लियर एक्सीडेंट विच हैव हैपेंड एट द रेट ऑफ लेवल 7, डिजास्टर्स माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। The reactor explosion was caused by combination of flawed reactor design and human error. बिल्कुल दोनों चीज हुए थे। थर्ड, द न्यू सेफ कन्फाइनमेंट स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर कन्फाइनमेंट स्ट्रक्चर over the reactor uses a negative pressure system to prevent the escape of radioactive particles. Yes, it is correct. अभी मैं समझाऊंगा नेगेटिव प्रेशर सिस्टम क्या है। इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? ए वन ओनली, है ना। नेगेटिव प्रेशर सिस्टम देखो क्या है, सिंपली मैं तुमको इस पिक्चर से समझाता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ना, स्टील का जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ पे अंदर जो है ना प्रेशर कम रखा गया, मतलब इनसाइड में प्रेशर क्या है वो कम है, और बाहर जो है प्रेशर क्या है ज्यादा है। तो बाहर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ना गैस हमेशा अंदर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ अंदर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब जब अंदर जाने की कोशिश करेगा तो लीक जो है, अगर मान लो थोड़ा बहुत भी न्यूक्लियर रेडिएशन है ना, तो वो लीक नहीं होगा, वो लीक कम रहेगा, राइट। अगर कभी भी मान लो न्यूक्लियर लीक होगा अभी, तो उसके लिए एक HEPA या हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर भी कनेक्ट किया गया है, जिससे कि अगर लीक हो रहा है तो वो इस HEPA फिल्टर से निकलकर क्लीन एयर बाहर पहुंचेगा, और जो रेडिएशन है वो अंदर ही कन्फाइंड रह जाएगा। अंदर का लोअर प्रेशर हमेशा बना रहेगा, जिससे कि अगर एयर एंट्री की भी बात हो तो बाहर का क्लीन एयर अंदर आए, अंदर का रेडिएशन इजीली बाहर तक ना निकल सके। यही नेगेटिव प्रेशर सिस्टम है कि अंदर कम प्रेशर और बाहर ज्यादा प्रेशर। अगर अंदर ही ज्यादा प्रेशर होगा तो इमिशन बहुत जल्दी, रेडियो एक्टिव जो एमिशन है वो बहुत जल्दी बाहर आएगा। दैट्स वाई ये चीज यहां पर ध्यान रखा गया है, नेगेटिव प्रेशर सिस्टम, इसको याद रखना। आंसर हम देख चुके हैं, फर्स्ट वाला रॉन्ग था। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में हुआ था गाइस, उसके मेनली नंबर 4 रिएक्टर में। दो इसके रीजन थे, एक तो डिजाइन में भी कुछ फ्लॉ था और दूसरा ह्यूमन एरर की वजह से। चेरनोबिल की हम बात करें तो ये यूक्रेन के ना, यूक्रेन अभी न्यूज में है, उसके नॉर्थ में यहाँ पड़ता है। वर्ल्ड मैप भी मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया है, एक बार देखो स्लाइड को भी मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। यह यूक्रेन, इसके नॉर्थ में आपको चेरनोबिल पड़ रहा है। वन ऑफ द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर है, लेवल 7 का। लेकिन 2011 में 2011 में जब फुकुशिमा में भी न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ ना, तो ये अभी तक के वर्ल्ड के 2 न्यूक्लियर डिजास्टर हो गए लेवल 7 वाले। ठीक है। चलिए, अभी जो न्यूक सेफ कन्फाइनमेंट की बात करें तो स्टील का ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर इसके ऊपर लगाया गया है। लार्जेस्ट मूवेबल लैंड बेस्ड स्ट्रक्चर है। इसको बाहर कहीं प्रिपेयर किया गया था, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर सकते, और फिर इसको ट्रक की हेल्प से मूव करते हुए यहां लाकर फिक्स कर दिया गया। नेगेटिव प्रेशर सिस्टम तो तुम्हें एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति के ऊपर। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया।
करेक्ट। इनहेंसिंग इंटरऑपरेबिलिटी फॉर ऑपरेशंस इन जंगल एंड सेमी अर्बन ट्रेन, बिल्कुल जंगल एंड सेमी अर्बन ट्रेन इंडिया और मलेशिया दोनों में है, वहां पर इंटरऑपरेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए ही किया जाता है, करेक्ट है। हरिमाओ शक्ति ऑफन इंक्लूड्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रेलेवेंट टू यूएन चैप्टर 7 प्रिपेयरिंग ट्रूप्स फॉर पीस कीपिंग सिनेरियोज वेयर एज द यूज ऑफ फोर्स में बी ऑथराइज्ड, बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग पीस कीपिंग मिशंस में भारत और मलेशिया कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसी चीज को इसी के अकॉर्डिंग इन्हीं ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग ये हरिमाओ शक्ति कंडक्ट की जाती है। थर्ड, चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर डील्स विद द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड ऑथराइजेज ओनली नॉन मिलिट्री मेजर्स, नहीं सिर्फ नॉन मिलिट्री मेजर्स नहीं, मिलिट्री मेजर्स भी, काउंटर इंसर्जेंसी, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर्स को भी इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 1 and 2 ओनली, आंसर क्या होगा? सी। दूसरा क्वेश्चन था इंडियन नेवी डे के ऊपर, जो कि सेलिब्रेट कब किया जाता है? 4 दिसंबर को। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन एयरफोर्स डे एंड मिलिट्री डे फाउंडेशन को शोकेस करता है, जबकि इंडियन नेवी डे जो है ना, वो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो कि 1971 वॉर में भारत के बहादुर नौसेना के जवानों ने दिखाया था, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है। So that's why Indian Navy Day is not just the foundation day. Indian Navy Day is showing the victory of Operation Trident during the Indo-Pakistan 1971 war. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। Second, Operation Trident marked the first ever use of anti-ship missile in combat in the South Asian region. Yes, 1971 में पहली बार साउथ एशियन रीजन में एंटी-शिप मिसाइल्स यूज किया था भारत ने, करेक्ट है। Third, the celebration of Navy Day are traditionally held in Visakhapatnam and the venue is fixed to maintain naval protocol. ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनली ये न्यू दिल्ली में किया जाता था और अब अलग अलग जगहों पे कंडक्ट किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमारा 1 and 2 करेक्ट था, आंसर क्या होगा? बी। चलिए, तो ये दोनों आपके कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के डिस्कशंस हो गए। अब पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आज है वंदे मातरम के ऊपर। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, इसको लेकर पार्लियामेंट में अभी बहस हो रही है। वंदे मातरम हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो बिल्कुल होना चाहिए। पार्लियामेंट में बहस हो रही है, वो भी होनी चाहिए, पर पार्लियामेंट के पास और भी जरूरी मुद्दे हैं, हमें साथ ही साथ उन पर भी बहस करनी चाहिए। हम वंदे मातरम को अपने दिल में, अपनी जुबान पर बिल्कुल जगह देंगे, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा गुनगुनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए बाकी और भी जरूरी मुद्दे हैं, उन पर भी डिस्कशन होना चाहिए। खैर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन तो हमसे ज्यादा समझदार है ना, उन्हें कौन समझाए। तुम वंदे मातरम से रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर करोगे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वंदे मातरम से ही रिलेटेड है। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मुझे न्यूज़पेपर में मिला, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तुम लोग भी पढ़ा करो, वहीं से ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है। ये एक स्टेटमेंट है जो वंदे मातरम और जनगण मन के बीच के डिबेट को शोकेस कर रहा है कि क्यों जनगण मन को नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया, वंदे मातरम को नहीं। तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट के रूप में एक्ट कर रही थी उसमें। किन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़िए, इसके रेलेवेंस को समझिए, कल मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल के प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज प्रोपरली। नवंबर का प्री सिक्योर आपके साथ शेयर हो चुका है, कंपाइलेशन, उसको प्रिंट कीजिए, रिवाइज कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।